हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका सिलॉक्स टॉपिक से है। सिलॉक्स के क्वेश्चन में कुछ कथन और कुछ निष्कर्ष दिया जाता है। हम लोग को कथन के बेसिस पर यह पता लगाना होता है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष वह होता है जो आपका निश्चित सत्य होता है। हम लोग सिलॉक्स के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वह है आपका वेन डायग्राम मेथड, और सबसे बेस्ट मेथड है। इस मेथड से एकदम सटीक रिजल्ट आता है। देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे वेन डायग्राम मेथड में कि जो कथन दिया गया है ना, उसके आधार पे हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर उस वेन डायग्राम के आधार पर सही निष्कर्ष का पता लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करें कथन के आधार पे। पहला कथन देखिए क्या है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। यह आपका पहला कथन है। अब इसका वेन डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव वाला है। नेगेटिव वाला का वेन डायग्राम ड्रॉ करना आप यहाँ पे सीखिएगा। बोला है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे कुत्ता। ठीक है, यह हो गया कुत्ता, पूरा का पूरा कुत्ता है। और कुत्ता के विषय में बोला है कि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो हम इस कुत्ते के पूरे पार्ट को करेंगे रेखांकित, और रेखांकित भाग के विषय में अलग से लिख देंगे कि जो भी भाग रेखांकित है ना, वह भाग हमारा बिल्ली नहीं है। नेगेटिव वाला का आप इसी तरीके से वेन डायग्राम बनाइएगा। जो भाग हमने रेखांकित किया है यहाँ पे, वह भाग हमारा क्या नहीं है, वह बिल्ली नहीं है। तो कुत्ता का पूरा पार्ट रेखांकित है, यानी कि कोई भी कुत्ता जो है वह आपका बिल्ली नहीं है। आगे बढ़िए, अगले पार्ट में चलिए। दूसरा कथन देखिए क्या है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो यहाँ पे ना तो बिल्ली है ना चूहा है, तो अलग से बिल्ली का वेन डायग्राम बनाइए। कुछ बिल्ली चूहा है, तो बिल्ली को हम लोग क्या करेंगे, चूहा के साथ कॉमन करेंगे, क्योंकि बिल्ली का कुछ भाग जो है वह क्या है, आपका चूहा है। कुछ बिल्ली चूहा हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा कथन का भी काम हो गया। तीसरा, सभी चूहे सुअर हैं। सभी चूहा सुअर है, तो सभी का वेन डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं। सभी चूहा को हमें किसके अंदर रखना है, सुअर के अंदर रखना है। तो सभी चूहा जो है वह आपका क्या हो गया, सुअर हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो वेन डायग्राम है वह बन के हो चुका है तैयार। ठीक है, यह आपका बिल्कुल परफेक्ट वेन डायग्राम है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब हम लोग निकालेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष वह होता है जो आपका निश्चित सत्य होता है। तो पहला निष्कर्ष देखिए क्या है, सभी कुत्ते चूहे हैं। हम लोग जो निष्कर्ष निकालेंगे इस वेन डायग्राम के आधार पे निकालेंगे। तो पहला निष्कर्ष है सभी कुत्ते चूहे हैं। देखिए तो जरा सा, क्या सभी कुत्ते चूहे हैं यह इस वेन डायग्राम से क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है। सभी कुत्ते चूहे कब होता, जब अंदर में कुत्ता होता, ऊपर से चूहा होता। तो ऐसा तो है नहीं, कुत्ता अलग है, चूहा अलग है, दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसलिए यह जो निष्कर्ष है यह आपका क्या होगा, गलत होगा। जिसमें 1% भी डाउट होगा, जिस निष्कर्ष में थोड़ा भी डाउट होगा, वह निष्कर्ष आपका गलत होगा। सही निष्कर्ष वह होगा जो 100% सत्य होगा। दूसरे में चलिए, सभी सुअर चूहे हैं। सभी सुअर चूहा है, क्या ऐसा है? सभी सुअर चूहा कब होता, जब अंदर में सुअर ऊपर से चूहा। यहां तो अंदर में चूहा ऊपर से सुअर है, तो दूसरा निष्कर्ष भी हमारा क्या है, गलत हो गया इन वेन डायग्राम के आधार पे। अब तीसरे में चलिए। तीसरा बोला है कुछ सुअर बिल्ली हैं। कुछ सुअर बिल्ली हैं, देख लीजिए सुअर का कुछ पार्ट बिल्ली के साथ कॉमन है, तो तीसरा जो निष्कर्ष है वह आपका बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, कोई सुअर कुत्ता नहीं है। कोई सुअर कुत्ता नहीं है, तो सुअर और कुत्ता अलग अलग जरूर आया है। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई सुअर कुत्ता नहीं है और कोई कुत्ता सुअर नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसी चीज को समझने के लिए अगर आप सीधे अलग अलग बना के छोड़ देते तो यह पॉइंट आपका सही हो जाता। इसलिए ध्यान से यहां समझिएगा। बोला है कोई सुअर कुत्ता नहीं है, तो दो चीजें अलग अलग आए, इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। दो चीजें अलग अलग आने का मतलब है कि दोनों में कोई रिलेशन अभी हमें पता नहीं चला है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया है, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। तो दो चीजें जब अलग अलग आए तो उसके बारे में अगर पॉजिटिव भी बोला जाए तो वह आपका गलत होगा, नेगेटिव भी बोला जाए तो वह आपका गलत होगा। तो कोई सुअर कुत्ता नहीं है, तो यह भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। चूंकि नहीं है तो केवल एक ही चीज है, बिल्ली नहीं है, और वह भी कौन, कुत्ता। तो अगर बोलता कुत्ता बिल्ली नहीं है तब तो सही हो जाता, लेकिन यहां क्या बोला है, सुअर बिल्ली नहीं है,
सॉरी सुअर कुत्ता नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। नहीं है वाला हमें पता है कि कुत्ता बिल्ली नहीं है, बाकी किसी के विषय में अगर नहीं है बोला जाएगा तो वह आपका गलत ही होगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, और केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, इसके लिए विकल्प कौन सा है, विकल्प बी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हमें देखिए यहाँ पे बताना है दिए गए आकृति में त्रिभुज का संख्या। देखिए त्रिभुज का संख्या जब भी आपको निकालना होगा तो कोई ना कोई खास पैटर्न होता है और फिक्स पैटर्न है, उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चन को देख लीजिए, सोल्व करने का तरीका है, यानी त्रिभुज काउंट करने का तरीका है कि आप इसमें देखिए कि बड़ा बड़ा कुल मिला के कितना ट्रायंगल है। तो एक तो यह वाला है पूरा यहाँ तक, दूसरा यह वाला है और तीसरा यह वाला है। कुल मिला के कितना ट्रायंगल है, बड़ा बड़ा 3 ट्रायंगल है। और ऐसे फिगर में प्रत्येक ट्रायंगल जो है वह कुल मिला के 9 ट्रायंगल देता है। प्रत्येक त्रिभुज 9 त्रिभुज देगा, तो 3 त्रिभुज 3 गुने 9 यानी कुल मिला के कितना त्रिभुज दे देगा, 27। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। एकदम यही पैटर्न डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार इसमें 2 ट्रायंगल होगा, कई बार 3 होगा। अगर इसको हम बढ़ाएंगे भी तो हमें कुछ नहीं करना है। प्रत्येक जो बड़ा त्रिभुज है वह आपका 9 ट्रायंगल देता है, आप गिन के देख सकते हैं। तो अगर एक बड़ा 9 ट्रायंगल देगा तो कुल मिला के 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज का संख्या आपका 27 है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए घड़ी से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है। कोई भी टाइम देगा और उस टाइमिंग में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बने कोण का माप आपसे पूछा जाता है। और जैसा कि हमने आपसे बताया कि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ पे देखिए दे रखा है, बोला है 2:41 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा बने 2 कोनों में से छोटे वाले कोण का माप क्या होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे 2 कोण, कोई भी टाइम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि किसी घड़ी में 4 बजा है, तो 4 बजे क्या होगा, घंटे वाला सुई 4 पे होगा और मिनट वाला सुई 12 पे होगा। मान लेते हैं कि किसी घड़ी में 4 बजा है, तो 4 तो ऐसे ही बजेगा। अब 4 बजे देखिए घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में एक कोण तो आपका इस तरफ से बनेगा, ठीक है, और एक कोण आपका इस तरफ से बनेगा। दोनों तरफ से तो कोण बन सकता है ना, तो एक कोण आपका इधर से और एक कोण आपका इधर से बना है। यानी कोई भी टाइम दिया जाए उस टाइम में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में हमेशा कितना कोण बनेगा, 2 कोण बनेगा, जिसमें से एक छोटा कोण होगा और एक बड़ा कोण होगा। अब इन दोनों कोण को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यह सर्किल बनाया, और सर्किल बनाने का मतलब कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। सर्कल बन गया, इसका मतलब 360 डिग्री। तो इसका यह मतलब है कि दोनों कोण मिलाकर के सर्किल बनाया है, मतलब दोनों कोण का योग 360 डिग्री होगा। तो इसमें से अगर किसी एक कोण का माप पता चल गया, मान लीजिए कि थीटा, तो दूसरे कोण का माप क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। मतलब कि हमें किसी एक कोण का माप पता करना है, दूसरे कोण का माप तो हम लोग 360 डिग्री में से घटा के निकाल सकते हैं। जैसे एक कोण हमारा अगर 160 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, 360 माइनस 160 यानी कि 200 डिग्री। तो एक कोण निकालेंगे, दूसरा कोण हम 360 डिग्री में से घटा करके निकालेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो बड़ा कोण होगा उसका माप हमेशा 180 से ज्यादा होगा, और जो छोटा कोण होगा उसका माप हमेशा 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से कम होगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 2:41 PM। अच्छा PM और AM से कोई मतलब नहीं होता है एंगल वाले क्वेश्चन में, ठीक है। 2:41 में भी सुई वहीं पे होगा और 2:41 PM में भी सुई वहीं पे होगा और 2:41 AM में भी सुई वहीं पे होगा। तो आपका एंगल वाले क्वेश्चन में AM PM से कोई लेना देना नहीं है। अब एंगल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 60H माइनस 11M, 60H माइनस 11M बट्टा 2। इसी फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करते हैं एंगल निकालने के लिए। अच्छा यह जो माइनस है उसमें आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में से जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटा को घटाएंगे। जैसे यह बड़ा होगा यह छोटा, तो इसमें से इसको घटाएंगे। और मान लीजिए कि यह वैल्यू बड़ा हो गया और यह छोटा हो गया, तो इसमें से इसको घटाना है। मतलब कुल मिला के नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। आगे चलिए, अब यहां देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है 60H माइनस 11M बट्टा 2। और फॉर्मूला इसलिए भी याद रखना है क्योंकि हमने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो हम लोग एंगल इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अच्छा एक एंगल अगर हम इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं तो जो दूसरा एंगल होगा वह कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री में से घटा करके निकालेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। टाइम क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 2:41। तो 2:41 में
है ना। यहाँ फॉर्मूला को गौर से देखिए, 60h माइनस 11m, h का मतलब होता है जो आवर वाला समय दिया है, और m फॉर क्या होगा, मिनट होगा। तो h का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है, h का वैल्यू इस क्वेश्चन में आपका 2 है, और m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू आपका 41 है। बस पुट कर दीजिए 60 गुने h, तो 60 गुने हम क्या लेंगे h की जगह 2, तो 60 गुना 2 हो जाएगा आपका 120, माइनस 11 गुने m, तो 41 गुने 11 हो जाएगा 451, 41 गुने 11 कितना हो जाएगा आपका 451 हो जाएगा, है ना। 11 कम 11, 1 हासिल 1 बचेगा, 11 चौके 44 और 1 45, तो 451 हो जाएगा। और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में वैल्यू आपका 2 रहेगा। अब इस दोनों में से देख लीजिए, जो बड़ा है उसमें से छोटा को माइनस करिए, तो 451 में से 120 माइनस करिए, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो यह आपका 1 रह जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यह आपका 3 हो जाएगा, और 4 में से 1 माइनस करेंगे यह आपका 3 होगा। बट्टा में 2 है तो 2 रहेगा, 2 से भाग करिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा 13, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 0.5 यानी 165.5 डिग्री का कोण बनेगा। 2:41 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 165.5। अच्छा, इस कोण के माप को देखिए कि यह 180 से कम है कि ज़्यादा, तो 180 से कम है, यानी छोटा कोण ही आपका 165.5 डिग्री होगा, और हमें छोटा कोण ही बताना है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 165.5। लेकिन अगर बड़े कोण का माप पूछता तो हम क्या करते, जो एंगल आपने निकाला है 165.5 डिग्री, इसको आप 360 डिग्री में से घटा लीजिए। कई बार क्वेश्चन में सीधे पूछता है कि 2:41 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बने कोण का माप क्या होगा, तो हम दोनों कोण निकालें, इस कोण को निकालेंगे। अगर यह ऑप्शन में है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर ऑप्शन में यह नहीं है उस केस में हम 360 डिग्री में से 165.5 को माइनस करेंगे, और तब जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में स्पष्ट कर दे कि बड़ा कोण छोटा कोण, तो जो एंगल हमने निकाला है फॉर्मूला से, अगर वह 180 से कम है तो यही आंसर होगा, और अगर 180 से ज़्यादा है तो फिर 360 डिग्री में से घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका जो कि कैलेंडर टॉपिक से है, और यह भी कैलेंडर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बोला है 19 फरवरी 2018 को सोमवार है, एक तो दिन आपका दे रखा है सोमवार है, तो हमें बताना है 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 19 फरवरी से हम लोग चलते हैं कहाँ तक, 19 अप्रैल तक। साल का काम बाद में करेंगे, पहले 19 फरवरी से 19 अप्रैल तक चलिए। तो फरवरी में देख लीजिए, फरवरी से हम आगे बढ़ेंगे तो फरवरी में अभी कितना दिन बचा हुआ है, फरवरी 28 दिनों का होता है, 19 दिन हो चुका है, तो फरवरी में बचा हुआ है 9 दिन। ठीक है, उसके बाद अगला महीना मार्च होगा, मार्च में कितना दिन, 31 दिन, तो मार्च समाप्त हो गया। अप्रैल में कहाँ तक जाना है, पूरे अप्रैल नहीं जाना है, 19 अप्रैल तक जाना है, तो 19 यह हो गया। यानी हमें क्या करना है कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में जितने भी दिन है ना सबको लिख देना है। फरवरी 19 फरवरी तक तो हम लोग जा चुके हैं, तो फरवरी में कितना दिन और बचा हुआ है, 9 दिन ही बचा हुआ है। फरवरी के बाद अगला महीना मार्च होगा, तो मार्च 31 दिनों का, प्लस अप्रैल में कहाँ तक जाना है, 19 अप्रैल तक। मंथ का काम, डेट का काम खत्म हो गया। अब साल में चलिए, यहाँ 2018 है और यहाँ 2019 है, तो एक साल, तो एक साल में 365 दिन होता है, और 365 दिन में एक ही विषम दिन होता है, क्योंकि 365 में 7 से भाग करिएगा तो शेष 1 आता है, तो एक विषम दिन आपका साल के लिए हो गया। 2018 से 2019 एक साल का अंतर, एक साल में एक विषम दिन। अगर लीप वर्ष क्रॉस करते तो 2 विषम दिन आता है। उसी तरीके से यह जो महीना आपका दे रखा है मार्च, 7 चौके 28, इसमें 7 से भाग करिए, कितना विषम दिन आएगा, 3, तो इसके बदले में 3 भी लिख सकते हैं। पूरे मार्च के 31 दिन न लिख करके मार्च के ना जो ऑड डेज है, जो विषम दिन है, उसको भी लिख सकते हैं। 31 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, शेष कितना, 3। क्लियर, तो 3 भी लिख सकते हैं, 31 भी लिख सकते हैं, इससे परिणाम में कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए अब सभी वैल्यू को जोड़ लीजिए, 9 3 12, 12 और 19 31, 31 9 3 12, 12 और यहाँ पे 19 है ना, हाँ 12 और 19 31 और 1 32 हो गया। यहाँ पे जब सभी वैल्यू को आपस में जोड़ा गया तो 32 आया। अब वैल्यू जब भी 7 से बड़ा है तो इसमें 7 से भाग करिए, तो 7 चौके 28, शेष कितना आ गया, शेष आ गया 4, यानी कि फाइनल विषम दिन हमारा यही 4 हो गया। जो फाइनल विषम दिन है हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस 4 को या तो हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो देखिए कैलेंडर में हमें आगे जाना है, 2018 में है, 19 में जाना है, आगे जाना है, तो निकाले गए विषम दिन को प्लस करिए, किसमें, जो एक दिन दे रखा है उसी में, तो सोमवार प्लस 4 हमारा आंसर होगा।
सोमवार प्लस 4 मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प बी हो जाएगा, है ना। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? विकल्प बी यानी कि शुक्रवार होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करना है। हम लोग देख लीजिए अभी कहाँ पे है, फरवरी में है, फरवरी से अप्रैल में जाना है। फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है? फरवरी में आपका 9 दिन बचा हुआ है। मार्च पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो मार्च 31 दिनों का है, 31 में 7 से भाग करेंगे 3 बचेगा। अप्रैल में कहाँ तक जाना है? 19 अप्रैल तक जाना है। ठीक है, आगे देख लीजिए, साल 18 से 19, एक साल का अंतर, एक साल में एक विषम दिन। अब सभी वैल्यू को आपस में जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद कितना आ गया? 32, 32 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28 शेष 4, 7 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद वापस वही दिन लौट के आ जाता है। अब यह 4 विषम दिन आया फाइनल। अब इस 4 को प्लस करें कि माइनस करें? तो देखिए कैलेंडर में हम लोग देखिए 18 में है, 19 में जाना है, आगे जाना है तो प्लस करेंगे, अगर पीछे जाना 18 में होते 17 में जाना होता तो माइनस कर लेते 4 को। बस आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें यहाँ पे विषम की पहचान करना है। अब गौर से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन को चुनने में गलती होती है। ऑप्शन ए में देख लीजिए डी, ऑप्शन सी में ए, ऑप्शन बी में बी, ऑप्शन डी में सी, इस तरीके से दिया गया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे आकृति ए है ना, इसको अगर हम फिगर ए मान लेते हैं तो फिगर ए का डाटा यहाँ पे है, फिगर बी का डाटा यहाँ पे है, फिगर सी का डाटा यहाँ पे है और फिगर डी का डाटा यहाँ पे है। हमें यह चुनना है कि चारों फिगर में से कौन सा फिगर विषम है। किसकी पहचान करना है? विषम की पहचान करना है। विषम का मतलब होता है कि चारों में जो अलग हमें दिखे। तो 18 नंबर पे आर होता है, 2 नंबर पे बी होता है, 5 नंबर पे ई होता है, 16 नंबर पे पी होता है। यहाँ पे तो कोई गड़बड़ी नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कैसे चुने विषम? तो देख लीजिए बाकी तीनों को देखिए, बाकी तीनों जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, जबकि 5 जो है वो आपका क्या है? वॉवेल। यह वॉवेल है, बाकी सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू यही तो वॉवेल होता है, तो केवल यह वॉवेल है, बाकी सबको देख लीजिए कॉन्सोनेंट है। यानी हमारा आंसर यही होगा 5E यानी कि आकृति सी हमारा आंसर होगा, है ना, फिगर सी। और फिगर सी किस विकल्प में है? विकल्प डी में है। तो आंसर हम लोग चुनेंगे विकल्प डी, ना कि सी चुनिएगा, है ना। जो फिगर सी है वो हमारा आंसर है ना, और फिगर सी के लिए विकल्प कौन सा है? विकल्प डी है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बोला है कि संख्याओं को दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। क्वेश्चन आपका एनालॉजी क्या है? इसमें हमें देखना होता है कि इसका जो संबंध इस डाटा के साथ है, इसका वही संबंध किस संख्या के साथ होगा। 27 का जो संबंध 65 के साथ है, 64 का वही संबंध किसके साथ होगा? तो 27 और 65 में रिलेशन देखते हैं। 27 देख लीजिए, 3 का क्यूब 27 होगा, चलिए ठीक है, 3 का क्यूब 27 होगा। अब 65 क्या होगा? तो 4 का क्यूब तो 64 ही होगा, तो 4 का क्यूब प्लस 1। देख लीजिए क्या रिलेशन है, 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 1। तो उसी तरह से यहां पे 4 का क्यूब है, तो अगला क्या होगा? 5 का क्यूब प्लस 1, यही तो होगा। देख लीजिए 3 का क्यूब से बनाया 4 का क्यूब प्लस 1, तो उसी तरह से 4 के क्यूब से बनाएंगे 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 यानी कि 126। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट और एजप्शन का क्वेश्चन है, अवधारणा पूर्वधारणा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना होता है कि कथन को अच्छी तरह से पढ़ना होता है। कथन और निष्कर्ष अलग है और कथन और अवधारणा या पूर्वधारणा अलग है। अब कथन को अच्छी तरह से पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद फिर यह देखना होता है कि इस कथन में इस दोनों में से कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है, मतलब इसी से कौन सा अवधारणा स्पष्ट होता है, यह हमें बताना है। जैसे यहाँ देखिए कथन क्या है, वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और वह प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है और केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन ग्रहण करता है। देख लीजिए फिर से क्या बोला है, बोला है वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वह प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है और केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन करता है। अब इसमें देख लीजिए कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है। देखिएगा पहला, वह जंक फूड नहीं खाता है, यह अवधारणा बिल्कुल सही है, वह जंक फूड नहीं खाता है। वह केवल, यहां देखिएगा, केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन करता है, केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन करता है और स्वास्थ्यप्रद भोजन में जंक फूड नहीं आता है। जो चाउमीन है ना, इडली डोसा जो भी आप खाते हैं ना, वह जंक फूड कहलाता है। तो जंक फूड जो है क्या है, वह आपका नहीं खाता है। यह बात तो स्पष्ट है, क्योंकि केवल स्वास्थ्य
प्रद भोजन करता है और स्वास्थ्यप्रद भोजन में जंक फूड आपका नहीं आता है। चलिए दूसरा, सप्ताहांत पर वह 4 किलोमीटर से अधिक चलता है। ऐसा तो क्लियर नहीं किया है, 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर से अधिक या कम चलता है, यह आपका स्पष्ट यहाँ पे नहीं है कि सप्ताह के अंत में वह अधिक चलता है या कम चलता है, ऐसा तो कहीं कुछ डाटा दिया नहीं है। पहला अवधारणा सही है तो आंसर हमारा विकल्प बी हो जाएगा। यह जो अवधारणा है गौर से पढ़िएगा तो पता चलेगा कि इससे स्पष्ट होता भी है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी, केवल अवधारणा एक अंतर्निहित है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। कथन और निष्कर्ष से है। अब यहां कथन और निष्कर्ष है तो ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। निष्कर्ष कौन होगा, जो निश्चित सत्य होगा, जो इससे स्पष्ट होगा। तो कथन को पढ़िए। एक दोस्त ने साजिद से कहा, कृति ने पिच पर एक बहुत अच्छा शॉट खेला। किसके बारे में बोला गया, कृति के बारे में। कृति पिच पर एक बहुत अच्छा शॉट खेला, एक दोस्त ने साजिद से कहा। अब देखिए साजिद, यहाँ सुजीत नहीं साजिद होना चाहिए, साजिद को क्रिकेट पसंद है, ऐसा कहीं इस क्वेश्चन में स्पष्ट हुआ है क्या? इस कथन में कहीं स्पष्ट हुआ है कि साजिद को क्रिकेट पसंद है? साजिद से किसी ने कह दिया है ना, किसी के बारे में ये बोल सकता है, लेकिन इससे यहाँ तो स्पष्ट नहीं हुआ ना कि साजिद को क्रिकेट पसंद है। दूसरा, कृति एक अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, कृति एक अच्छा खिलाड़ी है, यह कहीं स्पष्ट हुआ है कि नहीं? तो देखिए क्या बोला है, कृति ने पिच पर एक बहुत अच्छा शॉट खेला, और एक बहुत अच्छा शॉट कौन खेल सकता है, जो बहुत अच्छा खिलाड़ी होगा। ठीक है, जो अच्छा खिलाड़ी होगा वही अच्छा शॉट खेल सकता है, इसका मतलब कृति एक अच्छा खिलाड़ी है। तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिएगा बोला है कि सुबह एक सौरवाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, मतलब एक सौरवाई एक दूसरे की ओर है। ठीक है, आगे चलिए। जब वे मिलते हैं तो y की छाया x के बाईं ओर। देखिए y की छाया कहाँ बना है, x के बाईं ओर। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का देख लीजिए, छाया वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है कि जिस पर्सन के बाएं या दाएं छाया बने आप उस पर्सन का पहले नाम लिखिए। तो छाया बना है x के बाईं ओर, तो हम नाम लिखेंगे x का। जिसका छाया बना है उसका नाम नहीं लिखना है, जिसके बाएं में या जिसके दाएं में छाया बनेगा हमें उसका नाम लिखना है। तो छाया तो y का बना है, लेकिन y का नाम नहीं लिखेंगे हम लोग, नाम किसका लिखेंगे, x का लिखेंगे। x के बाईं ओर छाया बना है तो x को लिखिए। अब देखिए इसके बाद हम लिखेंगे सूरज की स्थिति। तो देखिए सुबह बोला है, तो सुबह में सूरज किस तरफ होगा, ईस्ट में ही होगा ना, पूरब में ही होगा। और ऐसे क्वेश्चन में, छाया वाले क्वेश्चन में स्पष्ट जरूर करेगा कि सूरज पूरब में है कि पश्चिम में है। सूर्यास्त बोलता है यानी सूरज पश्चिम में ले लेते। यहाँ बोला है सुबह का समय यानी सूरज पूरब में होगा। सबसे पहले उस पर्सन का नाम जिसके बाएं दाएं में छाया बने, उसके बाद सन की स्थिति लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना है छाया किस तरफ बना है। बाईं ओर छाया बना है, छाया किस तरफ बना है, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट में छाया बना है। छाया किस तरफ बना है, बाईं ओर। बस इतना लिख देते हैं ना, तो इससे यह निकल जाएगा कि एक्स का चेहरा किस दिशा में है, और एक बार यह निकल गया कि x का चेहरा किस दिशा में है तो y का चेहरा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि x और y एक दूसरे की ओर है। तो एक दूसरे की ओर है यानी x के चेहरा के अपोजिट में y का चेहरा होगा, और y के चेहरे के अपोजिट में x का चेहरा होगा। यहाँ से किसके चेहरा का दिशा पता चलेगा, x का। अब x का चेहरा किस तरफ होगा, ईस्ट के लेफ्ट में, यानी पूरब के लेफ्ट में। तो पूरब किस तरफ लेते हैं, देख लीजिए इस तरफ पूरब लेते हैं, दाहिने हाथ की तरफ पूरब लेते हैं, और पूरब का लेफ्ट देख लीजिए, लेफ्ट चलना होगा एंटी क्लॉकवाइज। पूरब का लेफ्ट यानी ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर जो दिशा होता है वह क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है। यानी कि इसका जो चेहरा होगा, एक्स का जो चेहरा होगा वह नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, यानी कि उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर यह अगर आपके सामने स्पष्ट है कि किस दिशा किस तरफ होता है तो और आसान है। दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट होता है, बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है और नीचे में साउथ होता है। डायरेक्शन को इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब ईस्ट के लेफ्ट, तो ईस्ट से लेफ्ट चलिए, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट से लेफ्ट चलिएगा, कहाँ जाइएगा, नॉर्थ में, यानी नॉर्थ में किसका चेहरा हो जाएगा, नॉर्थ में जिस पर्सन का आपने नाम लिखा है उसका चेहरा हो जाएगा, एक्स का। तो एक्स का चेहरा आपका नॉर्थ में हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि वाई का चेहरा किस दिशा में होगा, नॉर्थ का अपोजिट यानी साउथ में हो जाता। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है दिए गए
समूहों के संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करिए। ठीक है, देखिएगा यह क्वेश्चन भी आपका एनालॉगी से है। इसका जो संबंध इसके साथ है, इसका वही संबंध किसके साथ होगा, इसी का पता हमें लगाना है। तो बी देख लीजिए कितने नंबर पर होता है, बी 2 नंबर पे होता है और आई 9 नंबर पे +7, एफ 6 नंबर पे होता है, एम 13 नंबर पे +7, के होता है 11 पे और के 11 पे और आर होता है आपका 18 पे। तो यहाँ पे 11 +7 हुआ, यानी +7 +7 +7 यही तो चल रहा है ना, प्रत्येक लेटर में +7 किया है। तो यहाँ भी +7 कर लीजिए। डी 4 पे होता है, 4 और 7 11, 11 नंबर पर के हो जाएगा। जी होता है 7 पे, 7 और 7 14, 14 नंबर पे एन हो जाएगा। पी होता है 16 पे, 16 7 23, 23 नंबर पे डब्लू हो जाएगा। तो के एन डब्लू यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रत्येक लेटर में कितना प्लस किया गया, 7। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट का पोजीशन पता होना चाहिए, न केवल लेफ्ट से बल्कि राइट से भी पता होना चाहिए। और हमने एक वीडियो में एक एक लेटर का पोजीशन आपको याद करवाया भी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, बहुत काम आएगा पूरे रीजनिंग के दौरान। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।